नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, शायर मुनव्वर राना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वो चर्चित फोटो शेयर की है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 साल बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव गए थे और अपनी मां से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने आलोचक माने जाने वाले शायर मुनव्वर राना ने यह तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है और दो बेहद ही भावुक पंक्तियां भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के दौरान मुनव्वर राना सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तल्ख आलोचना करते नजर आए थे। वो इस साल जनवरी में चर्चा में तब भी आए जब उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी सत्ता में दोबारा आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। तो ये तस्वीरें और ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और साथ में सीएम योगी और उनकी मां की तस्वीर शेयर की है। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से आने पहले नया मोर्चा बना सकते हैं। माना जा रहा है कि रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ये भी आजम खान के नाराज होने की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो वहीं जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सुर्खियों में बने शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ हैं। कल सर आपने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि जिसको मैंने चलना सिखाया उसने मुझे लौंड डाला। क्या मायने निकाले जाएं इसके? समझदार के लिए सारे ही बहुत है और इस पर हमें कुछ नहीं कहना। ट्वीट आपका जो था वो काफ़ी चर्चाओं में रहा कल, उसमें कई लाइनें थीं। उसके बाद आपने आखिर में जो लिखा उस पर ईद की बधाई दी, तो कुछ किसी तरफ इशारा है? चलिए इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। लोकसभा का उपचुनाव होना है 2 सीटों पर, एक आजमगढ़ है और दूसरी रामपुर। तो दोनों जगहों पर किस तरह के समीकरण देखे जा रहे हैं और शिवपाल यादव का क्या कदम होगा? फिलहाल उन जगहों पर क्योंकि आजम खान विधायक हैं, अब उनकी जगह पर भी कोई चुनाव लड़ने वाला है। इस पर मैंने अभी कोई विचार नहीं किया है। केवल हमने अपने संगठन की समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद पुनर्गठन मुझे करना है, तो शीघ्र हम अपना पुनर्गठन करेंगे और पुनर्गठन करने के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संगठन की जिम्मेदारियां देंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो। आजम खान से मिलने लगातार कई नेता जा रहे हैं, कांग्रेस के लीडर भी पहुंचे, और जब समाजवादी पार्टी के लीडर जा रहे हैं तो उनको आजम खान की तरफ से मनाही है या यूं कहें कि उनकी एंट्री जेल के अंदर नहीं हो पा रही है। तो क्या सीधे संकेत हैं कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके हैं? देखें, आजम भाई के साथ जुल्म और अन्याय हो रहा है। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना करके शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा काम किया था और उनको छोटे छोटे मुकदमों में, झूठे मुकदमों में 26 महीने से जेल में डाल रखा है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि आजम भाई जेल से बाहर आएं, फिर उसके बाद कोई भी निर्णय। आप मिलकर आए थे और अब उनके मुकदमे जो हैं वो भी अब आखिरी पड़ाव में हो, माना जा रहा है कि जल्द वो रिहा भी हो सकते हैं। आपकी क्या बातचीत हुई है और आगे जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसको लेकर क्या बातचीत हुई थी जेल के अंदर आप? देखिए, अभी इन बातों पर हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। केवल सबसे पहले तो उन्हें जेल से बाहर आना चाहिए। बाहर आने के बाद और जितने भी झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म होना चाहिए। और ऐसे आजम भाई जैसे पॉलिटिकल लोगों को अगर इस तरीके से झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल में डाल देना बहुत ही अनुचित है, गलत है। तो सबसे पहले उनके मुकदमे ख़त्म होना चाहिए, जेल से बाहर आना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि देखा जा रहा है कि प्रदेश में घटनाएं जो हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं, वो बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि पूरे परिवारों की हत्या हो रही है। और अभी खासकर एक जो ललितपुर की घटना है, पाली थाने के एक दरोगा पे आरोप लगा कि उन्होंने एक रेप पीड़िता के साथ रेप किया। उसके बाद वो पूरा थाने को लाइन हाजिर किया गया और सस्पेंड किया गया वहाँ के एसओ को। तो इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या मानना है? देखिए, अभी कई घटनाएँ हो चुकी हैं ललितपुर में। अभी घटना हुई, उससे पहले प्रयागराज में
एक परिवार के 5 हत्याएं हुई। इसके बाद चंदौली में भी मारपीट हुई, एक महिला के साथ रेप भी हुआ। और पुलिस के द्वारा अगर रेप थाने में हो जाए, जहां पर शिकायतें होती हैं, रिपोर्ट लिखाने जाते हैं लोग, अगर उस थाने में रेप जैसी घटनाएं हो जाएं तो ये तो बहुत ही निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो ऐसी घटनाएं पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री संत हृदय के मुख्यमंत्री हैं, तो ज़रूर उस पर संज्ञान में लेकर के उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद है। कांग्रेस के एक लीडर हैं प्रमोद कृष्णम, वो भी आजम खान से मिलने गए थे। एक आखिरी सवाल है आपसे, तो उसको लेकर क्या कुछ गठबंधन की तैयारी है आने वाले चुनाव में? जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो क्या कांग्रेस के साथ कुछ आप देखते हैं कि आगे कुछ गठबंधन की उम्मीद? अभी इन बातों पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो आजम भाई पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो पहले जेल से बाहर आए। देखिए, शिवपाल सिंह यादव, इनका कहना है कि आजम खान प्राथमिकता है, पहले वो जेल से बाहर आए, उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल जो ट्वीट है उसको लेकर उन्होंने कहना है साफ तौर पर कि वो सीधा संकेत है, इसको समझने वाले समझ भी चुके हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में इलाज का मामला सामने आया। धौरहरा ब्लॉक का ईसा नगर के कस्बा खमरिया पंडित में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के शराब के नशे में इलाज करता वो नजर आ रहा है। आरोप है कि डॉक्टर ML सुमन अपनी सरकारी कुर्सी पर बैठकर शराब के नशे में मरीजों का इलाज करता नजर आ रहा है। मरीज जब इनके रूम में पहुंचा तो अपनी टेबल पर शराब रखकर पी रहे थे। वीडियो वायरल होने पर सीएमओ ने मामले का संज्ञान लिया है। सीएमओ शैलेंद्र भटनागर का कहना है कि मामले की जांच करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश शुक्ला हमारे साथ में लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या इस डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जी पूजा जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर खमरिया पंडित सीएससी पर बैठा हुआ अपने काउंटर पर रोज का नियम है उसका कि दारू पीता रहता है। जब मरीज उसके पास पर्चा लेके पहुंचा तो उसने उसके साथ गाली और अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे एक जो पेशेंट था, मरीज था, वहां से निकल के बाहर आया। उसने जो वहाँ के प्रभारी से उनसे शिकायत की, उन्होंने उसका कोई मौखिक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारे स्टाफ का मामला, अगर वो पीड़ा तो आप उसके पास गए क्यों? उस तरीके का तमाम तरीके की बातें हुई। उसके बाद उसने सीएमओ साहब से शिकायत की, सीएमओ ने उसको संज्ञान में लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सोचिए, जब कार्रवाई ही इतनी लेट होगी तो लोगों में खौफ बनेगा कैसे, और जब खौफ नहीं होगा तो इस तरह की घटना सामने आना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आज लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में प्राचीन मंदिर की भूमि पर ट्रस्ट की तरफ से कराया गया अवैध निर्माण ढा दिया गया। ट्रस्ट के पार्क की जमीन पर 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका था। कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसको लेकर नगर निगम ने आज बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया है और मंदिर की भूमि को मुक्त करा दिया। पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने डेरा डालते हुए विरोध कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा भी है। उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। हमारे साथ YD चौहान साहब हैं जो डिप्टी कलेक्टर हैं लखनऊ में। सर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है और वजह क्या है इस कार्रवाई? आप देख रहे हैं कि अमीनाबाद पार्क है, जिसको घंटा घर पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसके पूर्व भी अतिक्रमण को नोटिस जारी करते हुए हटाया गया था, परंतु पुनः इनके द्वारा अतिक्रमण का कार्य किया गया है। उसी के क्रम में आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई थी? क्योंकि पहले भी देखा जा रहा है कि लखनऊ में जो अवैध निर्माण तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर किस तरह का अवैध कब्जा किया गया? देखिए, अमीनाबाद पार्क के नाम की भूमि है, पार्क की जमीन है और वो अलग है। उसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त निर्माण किया गया है वही हटाया जा रहा है। कौन लोग थे ये और कब से ये निर्माण चल रहा था? पहले भी अधिकारी मंदिर के ट्रस्टी लोग हैं, उनके द्वारा ही निर्माण किया गया था। तो उसके अतिरिक्त जो है एरिया उसको छोड़ दिया गया है और शेष भाग के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ और भी जो ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे निर्माण जो चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई होनी? हाँ, अतिक्रमण के लेके नगर निगम और हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है, तो उसके क्रम में विभिन्न जगहों पर चिन्हांकित किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ये जो निर्माण है कितने वर्ग फुट में किया गया था? फिलहाल क्या एरिया था जिसमें किया गया? एरिया एग्जैक्टली तो अब इंजीनियरिंग विभाग ही बता पाएगा, लेकिन ये करीब 2500-3000 स्क्वायर फीट तो दिख ही रहा है।
बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो वाईडी चौहान है, इनका कहना है कि जो अवैध निर्माण है उसी को लेकर कार्रवाई की गई है और फिलहाल इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ताफुर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना कोतवाली की बुढ़ाना गेट चौकी पर रॉन्ग साइड से स्कूटी सवार महिला को रोकना महिला कांस्टेबल के लिए मुसीबत का सबब बन गया। महिला ने न केवल कांस्टेबल के साथ गाली गलौज करी बल्कि उन्हें चप्पल से पीटने तक की कोशिश करी है। घटना मेरठ के थाना कोतवाली की बुढ़ाना गेट चौकी की, जहां पर देर शाम आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई और सड़कों पर जलजमाव हो गया। बारिश के रुकते ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा तो ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो गई। इस दौरान रॉन्ग साइड से एक स्कूटी पर महिला अपनी बेटी के साथ आ रही थी तो महिला कांस्टेबल ने उसे रोका। ट्रैफिक नियमों की बात कहते हुए पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन महिला को ये सब इतना बुरा लगा कि उसने कांस्टेबल को कथित तौर पर गाली देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने कांस्टेबल समेत दरोगा जो था उसको भी चप्पल से पीटने तक की कोशिश करी है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बदायूं जनपद के आलापुर थाना क्षेत्र में आंधी तूफान का कहर टूट पड़ा। कुतरई गांव में तेज आंधी तूफान के दौरान गिरी दीवार में एक बच्चे समेत 4 लोगों के दब जाने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना के बाद दीवार के नीचे से दबे तमाम चारों लोगों को घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बाकी 3 अन्य गंभीर तौर पर घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरा हादसा भी उक्त थाना क्षेत्र के 18 गांव कुनिया में हुआ है, जहां पर देर शाम आई आंधी के चलते अचानक आम का पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा और युवक पेड़ के नीचे दब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दोनों ही दुखद हादसे थाना आलापुर क्षेत्र में घटित हुए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुप्रतीक्षित भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए थे। हरिद्वार पहुंचने पर उनका साधु संतों ने हार्दिक अभिनंदन किया। 102 कमरों के बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल से युक्त ये पर्यटक आवास उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में अपने अलकनंदा पर्यटक आवास गृह को आज उत्तराखंड को हस्तांतरित किया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर्यटक मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। छह मई को बाबा केदार के कपाट खुलने के समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धाम में मौजूद रहेंगे। कांग्रेसी प्रवक्ता का कहना है कि सुबह ही अध्यक्ष साथियों के साथ केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के लिए रवाना हो गए। तो इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों ने यात्रियों को केदारनाथ धाम के इतिहास और महत्व की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बुकलेट भी बांटने का काम किया है। अपने दूसरे चरण की गढ़वाल भ्रमण की यात्रा शुरू की है, जिसमें देर रात कल वो रुद्रप्रयाग जनपद पहुंचे, जहां कार्यकर्ता संवाद के दौरान उन्होंने आगामी कांग्रेस की रणनीति से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और कार्यकर्ताओं के मनों को भी टटोला। कार्यकर्ताओं ने भी इस दौरान इस कार्यकर्ता संवाद में अपने मन की बात माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने रखी। इसके बाद आज प्रातःकाल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए माननीय अध्यक्ष रवाना हुए हैं अपने साथियों के साथ और लगभग 18 से 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का मंतव्य सिर्फ ये था कि एक सुरक्षित हरिद्वार में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर हो रहे कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि अभी कई ऐसी संपत्तियां हैं जो यूपी के अंदर मौजूद हैं। इसके लिए विभागों के अध्यक्षों और प्रमुख सचिवों के स्तर पर बैठक का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक दिन की बैठक से परिसंपत्ति बंटवारे का हल नहीं निकलता। ये सिर्फ राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बीच आज एक बार पुनः राज्य की परिसंपत्तियों के संबंध में बंटवारे को लेकर बातचीत होने जा रही है। ऐसा टीवी चैनल्स में कहा जा रहा है, अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली है।
क्या हरिद्वार में ये क्या उपयुक्त जगह है? क्या हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के जो हमारे विभागीय प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, विभागाध्यक्ष हैं, क्या उत्तराखंड के विभागाध्यक्षों को और प्रमुख सचिव को भी वहाँ पर उस बैठक में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है? ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय सवाल है, प्रश्न है। हजारों करोड़ की संपदा। तो वहीं शहर में आवारा जानवरों की संख्या तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आवारा जानवर राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, शहर में आवारा जानवरों के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आवारा जानवरों का सबसे ज्यादा आतंक हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा जा रहा है, जहां जानवरों के झुंड सड़कों पर खड़े नजर आते हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ती है। यही वजह है कि अक्सर जाम की स्थिति भी बन जाती है। तो वहीं नगर आयुक्त ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा है कि आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम कोशिशें कर रहा है। सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना, ये सारे काम नगर निगम की मूल जिम्मेदारियों में आते हैं और नगर निगम सभी जिम्मेदारियों पर अपना लगातार काम कर रहा है। आवारा पशु और कहीं कहीं अभी कूड़े के ढेर लोग डंप कर दे रहे हैं। यद्यप हम रोज उसको उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि लोग डोर टू डोर गाड़ियों में ही अपना कूड़ा डालें। सड़कों पर अगर कूड़ा नहीं होगा तो आवारा पशुओं के लिए भी अवसर नहीं होगा। ऐसी दशा में आवारा पशु भी उन क्षेत्रों की ओर जाएंगे जहां उनको उनके लिए चारा मिलेगा।